हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी के। मुझे पता है आप लोग जो देखने आओ डायरेक्ट उसी वीडियो में स्टार्ट करते हैं, इधर उधर फालतू बकवास नहीं करेंगे। तो आज हम लोग खाली इतना पढ़ने जा रहे हैं, किरचॉफ इक्वेशन फॉर वेरिएशन एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन विद टेम्परेचर। मतलब आज हम लोग किरचॉफ इक्वेशन डिराइव करेंगे, कैसे एंथैल्पी जो है वेरिएशन मतलब उसके चेंज होता है विद टेम्परेचर टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग। अच्छा, जाहिर सी बात है, एक टेम्परेचर पे एक एंथैल्पी थी, दूसरे टेम्परेचर पे दूसरी एंथैल्पी थी, यानी रिएक्शन प्रोडक्ट सब चेंज हो रहे हैं। थोड़ी बहुत इन्हीं की बात करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाने की, जिन्होंने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स का ए भी मतलब टी भी नहीं देखा है। ठीक है, और चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। इन केमिकल रिएक्शन द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। अच्छा, हम लोग देखना, एक बार बताना, डेल्टा एच हो गया, डेल्टा एस हो गया और डेल्टा जी हो गया, ये सब जो है किसको बताते थे? ये सब बताते थे स्पॉन्टेनिटी को। किसको बताते थे? स्पॉन्टेनिटी को। अगर स्पेलिंग गलत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करना, है ना। तो स्पॉन्टेनिटी को बताते थे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बताते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन जो खुद से होती थी। तो डेल्टा एच उतना श्योर नहीं बता पाया था, क्योंकि ये बता रहे थे किसके ऊपर? एक्सोथर्मिक के ऊपर, जिसमें रिएक्शन का क्या हो रहा था? नेगेटिव। और बात कर रहे थे एंडोथर्मिक के ऊपर, जिसमें रिएक्शन कुछ स्पॉन्टेनियस शो भी कर रही थी। फिर बात कर रहे थे हम लोग डेल्टा एस की। डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव होता है, लेकिन निगेटिव डेल्टा एस भी हमारे शो कर रहे थे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फिर बात आई थी डेल्टा जी की, जो कि निगेटिव था और इसकी मदद से कंफर्म हुआ था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कुछ समझ आया कि इससे पहले हम लोग ने डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी, ये सब स्पॉन्टेनिटी को शो कर रहे थे। ये सब जो है चेंज बताते हैं कि किसमें कितना चेंज आया। जैसे मैं कह लूं कि क्या कहते हैं, आप इतने पहले इतने लंबे थे, अब इतने लंबे हो गए, इसका मतलब हाइट बढ़ गई, मैं मेजर कर सकता हूँ, ये क्वांटिटी चीज है, तो इसमें चेंज बताया जा सकता है। लेकिन अब इसमें चेंज कैसे बताऊं कि पहले आप क्या कहते हैं, आपके अंदर इमोशंस कब थे, अब ज्यादा हो गए हैं। पहले आप किसी से कम करते थे, अब ज्यादा करते हो, तो कितना करते हो, तो एक चेंज है ना। अच्छा, वहां नहीं जाना, इधर आ जाओ, है ना। तो एक चेंज है यहाँ पे। तो चेंज हम लोग क्या कहते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ बता सकते हैं हाँ इतने से इतना। तो इसीलिए हम लोग डेल्टा एच की बात करते हैं। Clear? In chemical reaction, the enthalpy change delta H correspond to the difference between enthalpies product and reactant. ठीक है, मतलब डेल्टा H, मेरे पास एक रिएक्शन है ए बी, उसका प्रोडक्ट है बी माइनस ए। मतलब हम लोग कैसे चेंज लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। एंड द टेम्परेचर डिपेंडेंस वी कैन डिनोट द एंथैल्पीज एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। भाई जाहिर सी बात है, अब टेम्परेचर भी तो चेंज हो रहा होगा ना। तो पहले रिएक्टेंट में टेम्परेचर कुछ था, प्रोडक्ट में कुछ हो गया, तो इसीलिए मेरे पास क्या है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो अगर मैं मानूंगा तो T2 माइनस T1 इस तरह। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। अगर ये रिएक्शन, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट तो चल नहीं रहा है, टेम्परेचर तो वेरीज कर रहा है, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट लूं तो डिफरेंशिएट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार, तो देखिए क्या आता है। तो डेल्टा एच हमारी एंथैल्पी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये था प्रोडक्ट और ये था रिएक्टेंट। मैं यहाँ पे चाहूं तो ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर नहीं ना? अब कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, तो कांस्टेंट पी, कांस्टेंट पी, कांस्टेंट पी। मैं समझ रहा हूँ कि बच्चे कुछ सोच रहे होंगे ये इक्वेशन कहां से आ गई। जिन्होंने सीपी और सीबी को, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, अगर सीपी और सीबी को थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो शायद वो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो इतना समझना, डेल्टा एच की प्रेजेंस में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फिर प्रोडक्ट में और टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है, और रिएक्टेंट में उसके रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इतनी बात समझना। ठीक है, और सब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, इतनी बात समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन मैंने 2 ले लिया है। हीट कैपेसिटी, यानी हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी जिसको हम सीवी बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको हम सीपी बोलते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे हम सीपी ही लेंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच मतलब डेल एच अपॉन डेल टी, किसके? कांस्टेंट प्रेशर के टर्म में ये इक्वेशन हमारी होती है सीपी की। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे डेल एच अपॉन डेल टी, यहाँ पे डेल एच अपॉन डेल टी, तो यहाँ पे दोनों जगह मैं सीपी कर सकता हूँ। सीपी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के केस में, और सीपी हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के केस में। समझ आया? तो यानी यहाँ पे ध्यान देते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, जो अभी हमारी क्वेश्चन नंबर 2 ये थी। तो डेल एच अपॉन डेल टी, ये तो ठीक था। तो सीपी प्रोडक्ट आ गया, रिएक्टेंट आ गया, मैंने क्या किया, सबकी वैल्यूज पुट अप करी। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे डेल्टा एच की तरह क्या ये चेंज नहीं है, एच बी माइनस एच ए का। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे डेल्टा एच, यहाँ पे इसका मतलब मैं डेल्टा सी भी लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पे डेल्टा सी पी भी हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो डेल्टा सी पी मैंने लिख लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने इसको क्या मान लिया, 3 मान लिया। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मैं रटाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ यार। अब एक मिनट, अगर सीपी ये है सी, एक सेकेंड, डेल्टा सी पी,
ये किसके बराबर है, डेल एच अपॉन डेल टी। और जो हमारा, अब अगर ये थोड़ा सा रटने वाला कॉन्सेप्ट आएगा जिन्होंने सीपी और सीवी का रिलेशन नहीं देखा है। अब इसी तरह हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो चेंज होता है वो इंटरनल एनर्जी के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पे जो सीवी है वो इंटरनल एनर्जी डेल यू अपॉन डेल टी। अब इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से भी करते हैं या तो आप लोग ई से भी लिख सकते हो, दोनों इक्वेशन वही है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, ये थी, क्योंकि मुझे डेल हटाना है इसलिए। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये डेल्टा एच चल रहा है तो कहां से कहां तक चल रहा होगा, H1 से H2 चल रहा होगा, ठीक है। ये एक यहाँ पे ध्यान दे रहा, मैंने क्या किया, इस डेल टी को उठा के मैंने इधर ले लिया, डेल टी को उठा के मैंने क्या किया, इधर ले लिया बस। तो यहाँ पे डेल्टा एच बचा हुआ है, डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डी डेल्टा एच हो गया, यहाँ पे डेल्टा सीपी डी टी हो गया। अब डेल्टा एच है तो H1 से H2 जा रहे हैं, लिमिट लग रही है, और dt है तो T1 से T2 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा H2 अपॉन H, मतलब अपॉन में है तो अगर लॉग अपॉन में होता है तो a माइनस बी हो जाता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 हो गया है, इज इक्वल टू यहाँ पे Cp है, क्योंकि भाई ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर चाहो तो इसको मैं बाहर भी कर सकता था, कोई इशू नहीं था। तो dt का वैसे ही चेंज आएगा तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एंथैल्पी का चेंज देखना है, तो चाहूं तो मैं यहाँ पे डेल्टा एच रख सकता हूँ इज इक्वल टू डेल्टा सीपी रख सकता हूँ, और T2 सीपी है ये बच्चों सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। इसका मतलब देखो डेल्टा एच की रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर में फाइनल माइनस इनिशियल चेंज आ रहा है, यानी टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो यही हमारी किरचॉफ इक्वेशन हो जाती है। चाहो तो मैं इसको इधर ले लूं, मतलब इसको मैंने चाहूं तो क्या किया, इधर ले लिया, इधर क्या आ गया, इधर ये माइनस में था, इधर क्या आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है। तो ये बस वही इक्वेशन थी। इसके अलावा सभी को अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं ना। तो इसके रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं किरचॉफ इक्वेशन। सेम एज ऐसे ही हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम के भी टर्म में लिख सकते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा एच वही चलेगा, डेल्टा एच वही चलेगा, बस यहाँ पे सी वी आ जाएगा, और डेल्टा एच की जगह हमारे पास डेल्टा यू या फिर ई आ जाएगा। सभी को अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट नहीं आता, देखो नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि इसलिए मैंने पूरी कोशिश किया है कि जिन बच्चों ने पहली बार ये टॉपिक भी देख रहे हैं और पहली बार ये चैप्टर भी देख रहे हैं, तब भी कोशिश किया उनको रटना ना पड़े। बस इतना बात याद रखना, डेल्टा एच हमारी एंथैल्पी में होता है, डेल्टा सीपी हमारा मोलर हीट कैपेसिटी होता है, मोलर हीट कैपेसिटी होता है, और क्या कहते हैं हमारे पास डेल्टा यू हमारी इंटरनल एनर्जी होती है। तो उन्हीं सबका थोड़ा बहुत रिलेशन था, जो कि इंटीग्रेशन करके हमको ये इक्वेशन मिली है, ठीक है। इतनी बात के लिए अच्छा, डेल्टा H1 ये इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस, कोई भी डाउट है तक नहीं ना, चल आगे ध्यान देते हैं। और अगर आप लोग को लगे कि थोड़ा सा ये मार्क्स के अकॉर्डिंग, देखो आपके ऊपर मैं छोड़ दूं, अगर तो आपको लगे थोड़ा सा मार्क्स के अकॉर्डिंग कम हो रहा है, मतलब भाई डेराइव है तो वो डेरिवेशन हो गई है, लेकिन अगर आपको लगता है एग्जामिनर को और खुश करना है, आपके पास टाइम है, आप और लिख सकते हो, या फिर अभी आपके पास टाइम है और पढ़ सकते हो, तो उस पूरी डेरिवेशन के की पॉइंट्स लिख दो, एग्जामिनर और खुश हो जाता है। किरचॉफ इक्वेशन इज वैलिड अंडर द असम्पशन ऑफ कांस्टेंट हीट कैपेसिटीज विद इन द टेम्परेचर। जो ऊपर थी लाइन वो सबसे, उसी को मैंने एक वर्ड में लिख दिया। अगर पॉजिटिव सीपी है तो इंडिकेट्स करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। वेयर एज हीट कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी विद इन द टेम्परेचर लीडिंग टू अ लार्जर एच हो जाएगा, यानी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर नेगेटिव है, हीट रिलीज हो गई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो डेल्टा एच शो करता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विद इन द टेम्परेचर, और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। सभी को अच्छे समझ आए, अगर ये याद हो गया तो ये अपने आप ही हो जाएगा, वो एंडो, ये एक्सो, वो इंक्रीज, ये डिक्रीज, वो लार्जर, ये स्मॉलर, बस। अच्छा, सभी को अच्छे समझ आया, एकदम क्रिस्टल क्लियर था। अब कोई भी डाउट है यहाँ तक नहीं ना, पक्का ना, एग्जाम पेपर अच्छे से लिखना और कोशिश करना कि मार्क्स अच्छे लेके आओ, क्लियर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय।